भैजोई महाविद्यालय भैजोई के यूट्यूब चैनल पर आपका एजुकेशन की क्लास में हार्दिक स्वागत है। ये बीए थर्ड ईयर पेपर सेकंड मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की क्लास है। इसके अंदर हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही थी। फर्स्ट यूनिट में हमने मापन और मूल्यांकन का अर्थ, उसके अंतर, इसके अलावा मापन के स्तर, ये सारी चीज़ें करा दी थी। अब हमारा इसका लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट, एक उत्तम परीक्षण की विशेषताएं। एक उत्तम परीक्षण की विशेषताएं जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक परीक्षण होता क्या है। परीक्षण को हम जो है टेस्ट कहते हैं और टेस्ट का जो है शाब्दिक अर्थ होता है टू जज, मतलब निर्णय करना। अर्थात हम कह सकते हैं कि परीक्षण के अंदर कुछ प्रश्न दिए हुए होते हैं या कुछ अभ्यास एक्सरसाइजेस दिए हुए होते हैं या एक प्रकार के से ये बहुत से प्रश्नों की या अभ्यासों की एक श्रृंखला हो सकती है जिसके द्वारा इंसान की योग्यता, बुद्धि, अभिरुचि आदि के बारे में निर्णय किया जाता है कि उसके अंदर ये कितनी मात्रा में पाई जाती हैं, ये किस प्रकार का है। जैसे हम व्यक्तित्व का ही मापन करना चाहते हैं, उसी का परीक्षण करना चाहते हैं, तो व्यक्तित्व के परीक्षण के द्वारा हम ये जानना चाहते हैं कि इंसान के अंदर किस प्रकार का व्यक्तित्व है, अंतर्मुखी है, बाह्यमुखी है या उभयमुखी है, किस प्रकार का व्यक्तित्व उसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा हम बुद्धि परीक्षण कर रहे हैं तो उसके अंदर कितनी बुद्धि है ये हम जानना चाहते हैं, मतलब बुद्धि का कौन सा स्तर पाया जाता है, सामान्य बुद्धि वाला है, उच्च बुद्धि वाला है, प्रखर बुद्धि वाला है। ये सारी चीज़ें हम जो है एक टेस्ट के द्वारा, एक परीक्षण के द्वारा हम ज्ञात करते हैं। इसके अलावा टेस्ट की कुछ परिभाषाएं हैं जिनके आधार पर हम जो है आसानी से या परीक्षण को हम परिभाषित कर सकते हैं। जैसे मन महोदय कहते हैं कि परीक्षण एक ऐसी परीक्षा है जो बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिवृद्धि या निष्पादन के संदर्भ में समूह में किसी व्यक्ति की सापेक्षित स्थिति को स्पष्ट करती है। अर्थात मन का कहने का मतलब यह है कि परीक्षण अपने आप में एक परीक्षा है और इसके द्वारा हम किसी व्यक्ति की बुद्धि के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसके अभिवृत्ति के बारे में या उसका किस प्रकार का निष्पादन एक समूह के रूप में है और वो समूह में किस स्थिति पे खड़ा हुआ है, तो इस समूह में वो उच्च स्थिति में है या निम्न स्थिति में है या सामान्य स्थिति में, उसकी सापेक्ष स्थिति कैसी है उस व्यक्ति की अपने समूह के अंदर, ये हम परीक्षण के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं। एनास्टासी के अनुसार एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण निश्चित रूप से व्यवहार के प्रतिदर्श का प्रमाणीकृत और वस्तुगत मापन है। मतलब एक परीक्षण जो है, जो क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में बात कर रहे हैं तो ये सारे मनोवैज्ञानिक परीक्षण हैं, तो जितने भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण हैं ये इंसान का जो व्यवहार है उसके कुछ प्रतिदर्श लेकर उनका जो है एक स्टैंडर्डाइज्ड जो है मेजरमेंट करता है, उनका प्रमाणीकृत या मानकीकृत मापन करता है जो अपने आप में वस्तुगत होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव होता है। उसके अंदर किसी प्रकार की आत्मीयता का या आत्मनिष्ठता नहीं पाई जाती। ऐसा परीक्षण जिस पर आत्मनिष्ठता का या वस्तुनिष्ठता का प्रभाव ना पड़े और इंसान के व्यवहार के अलग अलग प्रतिमानों का मापन जिससे किया जा सके, उसे हम एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि एक उत्तम परीक्षण के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं या हम एक परीक्षण को किन कसौटियों पर खड़ा कर सकते हैं, किन कसौटियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक परीक्षण अच्छा है या नहीं है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। आमतौर पर एक उत्तम परीक्षण में माना जाता है कि उसके अंदर दो प्रकार की विशेषताएं होंगी या दो प्रकार की कसौटियों पर उसे जांचा जाएगा। पहला है व्यवहारिक कसौटी, मतलब व्यवहारिक रूप से वो उत्तम परीक्षण की श्रेणी में आता है या नहीं। और फिर हम दूसरा इसकी कसौटियां होती हैं तकनीकी कसौटियां, या हम कह सकते हैं तकनीकी विशेषताएं। सबसे पहली व्यवहारिक विशेषताएं और दूसरी जो है उसकी तकनीकी विशेषताएं। अब इनके बारे में हम देखेंगे कि व्यवहारिक विशेषताओं में कौन कौन सी विशेषताएं आती हैं
और तकनीकी विशेषताओं में कौन कौन सी विशेषताएं आती हैं। यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं। व्यवहारिक जो कसौटियां हैं, ये विशेषताएं इसके अंदर उद्देश्यपूर्णता, व्यापकता, सुगमता, मितव्ययिता, सर्वमान्यता, प्रतिनिधित्वता। इसके अलावा तकनीकी कसौटियों के अंदर या तकनीकी विशेषताओं के अंदर विश्वसनीयता, वैधता, मानकीकरण, वस्तुनिष्ठता, विभेदकारिता और मानक। ये बिंदु हैं, दोनों में हमने 6 बिंदु दे रखे हैं। इनके आधार पर हम देखेंगे कि एक उत्तम परीक्षण में किस प्रकार की विशेषताएं होनी चाहिए, और अब हम इनका एक एक कर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले व्यवहारिक कसौटियों का, उसके बाद तकनीकी कसौटियों का। सबसे पहली जो कसौटी है व्यवहारिक, वो है उद्देश्य पूर्णता। मतलब एक उत्तम परीक्षण का जब निर्माण किया जाता है तो हम ये उसका एक उद्देश्य होता है, कुछ लक्ष्य होते हैं, और बिना समस्या के, बिना उद्देश्य या लक्ष्य के किसी परीक्षण को बनाया ही नहीं जा सकता। क्योंकि जब तक हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं होगा तो हम मापेंगे क्या। परीक्षण का उद्देश्य किसी चीज़ का मापन करना, और जब हमारे पास कोई उद्देश्य ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो हम क्या मापेंगे। इसलिए हर एक अच्छे परीक्षण के अंदर उद्देश्य का होना बहुत जरूरी है। उद्देश्य पूर्णता अपने आप में एक महत्वपूर्ण जो है विशेषता है, ये गुण है। मतलब जिस उद्देश्य के लिए वो बनाया गया, उस उद्देश्य की पूर्ति उस परीक्षण के द्वारा होना चाहिए। अगर आमूत परिस्थितियां हैं तो आमूत परिस्थितियों के लिए तो आप परीक्षण कर ही नहीं सकते, उसका तो मापन संभव ही नहीं है। इसलिए जब भी परीक्षण किया जाता है तो उसके हमेशा उद्देश्य होते हैं, और उनके उद्देश्यों की पूर्ति उस परीक्षण के द्वारा होनी चाहिए। जैसे आप समझ लीजिए, हम सृजनात्मक परीक्षण बनाएं, या अभिवृत्ति परीक्षण बनाएं, या अभियोग्यता परीक्षण बनाएं, ये व्यक्तित्व परीक्षण, या बुद्धि परीक्षण, ये सारे परीक्षण हैं। और इन परीक्षणों को जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया उस उद्देश्य की ये पूर्ति ना करे। समझ लीजिए व्यक्तित्व परीक्षण है और वो व्यक्तित्व का मापन ही ना कर सके, तो ऐसा जो परीक्षण है वो अच्छा परीक्षण नहीं माना जाएगा। इसलिए उद्देश्य पूर्णता एक जो है मुख्य विशेषता है किसी भी अच्छे परीक्षण की। दूसरा गुण होता है व्यापकता का। मतलब परीक्षण के अंदर व्यापकता का गुण होना चाहिए, यह विशेषता होनी चाहिए। जब हम किसी परीक्षण को बनाते हैं तो उस परीक्षण के अंदर उस मतलब जिस क्षेत्र का हम परीक्षण कर रहे हैं उसके समस्त पहलुओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाने चाहिए। समझ लो हम जो है गणित संबंधी टेस्ट लेना चाहते हैं, किसी बच्चे का परीक्षण लेना चाहते हैं, और हमने जो है उससे अंगणित के प्रश्न पूछ लिए और रेखा गणित के या बीज गणित के प्रश्न पूछे ही नहीं। तो ऐसा जो परीक्षण बनेगा वो सही मायने में उसकी गणितीय जो योग्यता है उसका मापन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ वो एक ही चीज को पर जोर दे रहा है, जो कि गणित में बीज गणित है या रेखा गणित है या ट्रिग्नोमेट्री है, इन सारी चीजों पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे। तो ऐसा परीक्षण अपने आप में अच्छा परीक्षण नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके अंदर व्यापकता के गुण नहीं है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जैसे हमने व्यक्तित्व का परीक्षण बनाया, उसके अंदर हमने सिर्फ बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले क्वेश्चन पूछ लिए, अंतर्मुखी और उभयमुखी का जिनसे पता चले ऐसे क्वेश्चन पूछे ही नहीं। तो ऐसे परीक्षण को हम कह सकते हैं कि इसके अंदर व्यापकता का गुण नहीं है। और जिसके अंदर व्यापकता का गुण होता है वो समस्त पहलुओं से उसके अंदर प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है। अगला जो गुण है वह है सुगमता का। परीक्षण कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसे अगर अप्लाई करना, उसका निर्माण करना बहुत मुश्किल हो, ज़्यादा पैसा खर्च आता हो, तो ऐसे परीक्षणों को हम अच्छा नहीं मान सकते। उसके अंकन करने में बड़ी परेशानी आती हो, उसका प्रशासन उसे अप्लाई करने में, उसके बाद अप्लाई कर दिया तो उसका विश्लेषण करना बड़ा भारी हो, तो ऐसे परीक्षण को हम अच्छा नहीं मान सकते। अच्छा परीक्षण वही होता है जिसे बनाना भी सुगम हो, उसका प्रशासन भी सुगम हो, उसके बाद उसका विश्लेषण करना भी सुगम हो, और उसके अंदर जब परीक्षण के अंदर जो प्रश्न बनाए जाएं वो ऐसे होने चाहिए जो दो अर्थी ना हो। मतलब बच्चा पढ़ रहा है और
ऐसे शब्दों का उपयोग किया जा रहा है जिसके दो दो अर्थ निकल रहे हैं, तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है और परीक्षण जो है अपने उद्देश्य से भटक सकता है। इसके अलावा उसके अंदर जो है विवरण पत्रिका होनी चाहिए जो सही से बताए कि आपको किस तरीके से परीक्षण का निष्पादन करना है। इसके अलावा जो स्कोर देने हैं वो किस तरीके से करने हैं, अंकन कैसे आपको करना है, और उसमें जो है ज़्यादा समय भी नहीं लगना चाहिए, स्कोर्स के बीच में अंतर नहीं आना चाहिए। ये सारी चीज़ों का ध्यान हम जो है सुगमता के आधार पर करते हैं। अगर सुगमता है तो वो परीक्षण अच्छा है, और उसका प्रशासन सुगम नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये परीक्षण अच्छा नहीं है। अगला है मितव्ययिता का गुण। मितव्ययिता का मतलब होता है कि उस परीक्षण को लागू करने में समय, धन और व्यक्ति की दृष्टि से जो है मितव्ययी होना चाहिए। ज़्यादा समय ना लगे, ज़्यादा धन ना लगे, और ज़्यादा व्यक्तियों को भी उसके अंदर ना लगाना पड़े। और अगर ऐसा कोई परीक्षण है जो बहुत लंबे समय तक चले, महीनों तक चल रहा है या सालों तक चल रहा है, कुछ परीक्षण ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सालों तक एक ही बच्चे का अध्ययन करा जाता है, तो उसमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो बच्चा कभी अवेलेबल है या नहीं है, या जिसके ऊपर भी हम परीक्षण कर रहे हैं, तो बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परिस्थितियाँ बदलती चली जाती हैं, तो समय और धन, अगर टेस्ट कितना भी अच्छा हो लेकिन उसे अप्लाई करने में, उसे बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा हो, तब भी हम उसे अच्छा नहीं मान सकते। या टेस्ट को अप्लाई करने में उसके प्रशासन में बहुत ज़्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ रही हो, तो ऐसे को भी हम मितव्ययी नहीं मान सकते। तो किसी परीक्षण को अच्छा होने के लिए या उत्तम परीक्षण की श्रेणी में आने के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर मितव्ययिता का भी गुण हो। वो ज़्यादा समय नष्ट ना करे, उसका दोबारा से पुनः परीक्षण करना आसान हो, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करना आसान हो, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा अगला गुण आता है सर्वमान्यता का। सर्वमान्यता का ये जो है अपने आप में बहुत आवश्यक है। मतलब हमने जैसे देखा होगा कि बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, बोर्ड जो परीक्षण कराता है बच्चों का साल के आखिर में, ये सर्वमान्य है। इसके परीक्षण की तरीके पर या आयोगों के द्वारा जो परीक्षण कराए जाते हैं किसी भी नौकरी से पहले, वो सर्वमान्य होते हैं, क्योंकि उनके कुछ मानक निर्धारित हैं। उनका विशेष परिस्थितियों जिनमें कराया जाता है वो पहले से निश्चित होती हैं। जो व्यक्ति होते हैं वो भी ट्रेंड होते हैं। इस तरीके से उन्हें सर्वमान्यता प्राप्त होती है, उनके उस पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। ऐसे ही एजुकेशन के शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो सर्वमान्य हैं, जैसे कि विनय और साइमन का बुद्धि परीक्षण, ये सर्वमान्य है। पूरी दुनिया में इसे माना जाता है। विनय और साइमन के परीक्षण के द्वारा अगर किसी की बुद्धि लब्धि ज्ञात करी जाएगी तो उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता, वो सर्वमान्य है। ऐसे भारत में चटर्जी का अशाब्दिक प्राथमिक प्रपत्र है, और भाटिया का बैटरी परीक्षण है। ये सारे परीक्षण जो है मानकीकृत परीक्षण है, इनका मानकीकरण किया गया है, और ये समस्त परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों पर बिल्कुल सही तरीके से लागू होते हैं, इसलिए इन्हें हर कोई स्वीकार लेता है, इनकी सर्वमान्यता होती है। अगला गुण होता है प्रतिनिधित्वता का, रिप्रेजेंटेटिवनेस का। मतलब उसके अंदर जो भी परीक्षण आप बनाएं, उसके अंदर जो व्यवहार आप ले रहे हैं मापन के लिए, हर प्रकार का जो है व्यवहार का उसके अंदर प्रतिदर्श होना चाहिए। मतलब कुछ ऐसे तत्व होने चाहिए जो उसके अंदर पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें। परीक्षण की जो रचना करी जाए उसके अंदर मापन परीक्षण प्रतिनिधित्व के रूप में किया जाए। इसके बारे में फ्रेडरिक जे ब्राउन कहते हैं कि परीक्षण उस समय प्रतिनिधि माना जाएगा जबकि परीक्षण पद उस व्यवहार से संबंधित हों जिनका हम मापन करना चाहते हैं। जैसे कि हमने पहले व्यक्तित्व के उदाहरण का दिया था, या बुद्धि परीक्षण का, कि जब हम इन चीज़ों का मापन करते हैं तो उसका जो परीक्षण हो उसके अंदर जो पद होंगे, जो प्रश्न होंगे, वो ऐसे हों जो व्यक्तित्व के सारे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हों। ये बुद्धि का जब परीक्षण कर रहे हैं तो बुद्धि के अलग अलग प्रकार की जो बुद्धियां हैं, आपकी अमूर्त बुद्धि है, मूर्त बुद्धि है, इसके अलावा सामाजिक बुद्धि है, सभी प्रकार के जो है प्रश्नों का उसके अंदर प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
जब ऐसा होगा तो ऐसे परीक्षण के अंदर प्रतिनिधित्वता का गुण पाया जाएगा, या विशेषता पाई जाएगी, तभी हम उसे परीक्षण को हम जो है अच्छा मानेंगे या उत्तम परीक्षण की श्रेणी में रखेंगे। अब अगले प्रकार की विशेषताएं आती हैं तकनीकी विशेषताएं या तकनीकी कसौटियां। मतलब तकनीकी रूप से एक परीक्षण कब अच्छा माना जाएगा, अगर उसके अंदर विश्वसनीयता का गुण होगा। विश्वसनीयता का गुण एक किसी भी टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर कोई टेस्ट विश्वसनीय नहीं है तो हम उसे अच्छा नहीं कह सकते, उत्तम परीक्षण नहीं कह सकते। विश्वसनीयता का मतलब होता है कि एक टेस्ट को बार बार प्रशासित किया जाए, मतलब बार बार एक बच्चे पर या किसी भी समूह पर लागू किया जाए और बार बार एक ही परिणाम हासिल हो। समझ लीजिए कि हमने एक अंग्रेजी की परीक्षा ली किसी छात्र की, पहली बार टेस्ट करा तब भी उसके 70 मार्क्स आए, दूसरी बार टेस्ट किया फिर भी 70 मार्क्स आए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो परीक्षा है विश्वसनीय है। और अगर ऐसा हो कि पहली बार तो उसके 70 आए, दूसरी बार उसके 50 रह जाए या 30 रह जाए, या तीसरी बार करें तो फिर 100 हो जाए, तो ऐसे परीक्षणों को हम विश्वसनीय नहीं कह सकते, क्योंकि उसके जो हम उसे जब प्रशासित कर रहे हैं, बार बार लागू कर रहे हैं, तो जो हमें अंक प्राप्त हो रहे हैं वो अपने आप में विश्वसनीय नहीं है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। गैरट महोदय कहते हैं कि एक परीक्षण या मानसिक मापन यंत्र की विश्वसनीयता उस संगति पर निर्भर करती है जो उन व्यक्तियों की योग्यता का अनुमान लगाती है जिनके लिए उसका प्रयोग होता है। मतलब विश्वसनीयता जो है परीक्षण की संगति पर निर्भर करती है, और ये उस पर निर्भर करती है कि जिन व्यक्तियों की योग्यता का हम अनुमान लगाना चाह रहे हैं उनका अगर ये सही से उपयोग करें, प्रयोग कर कर उनका सही से बता सके, तभी हम कह सकते हैं। इसके अलावा विश्वसनीयता चेक करने के लिए कि किसी परीक्षण में जो है विश्वसनीयता है या नहीं, उसके भी अलग अलग तरीके हैं, जिसमें हम जो है पुनः परीक्षण विधि का अपनाते हैं। जैसे कि हमने पहले उदाहरण के द्वारा बताया कि परीक्षण को एक बार लिया गया फिर दोबारा से कराया गया, इस बार तब देखा कि परीक्षण में विश्वसनीयता का गुण है क्या नहीं है। इसके अलावा समांतर प्रारूप विधि होती है, अर्धविच्छेद विधि होती है, तर्क युक्त समानता विधि है। इसके अलावा प्रसरण विश्लेषण विधि है, मापन की मानक त्रुटि भी एक विधि है जिसके द्वारा हम विश्वसनीयता का जांच करते हैं किसी भी परीक्षण की। और अगर कोई टेस्ट विश्वसनीय है तभी हम उसे एक उत्तम परीक्षण की श्रेणी में रखते हैं। अगली विशेषता है वैधता। वैधता अपने आप में जिस तरीके से विश्वसनीयता होना एक परीक्षण के लिए बहुत जरूरी है, उसी प्रकार वैधता होना भी बहुत जरूरी है। एक परीक्षण को हम तभी वैध मानते हैं जब परीक्षण जिस चीज के लिए बनाया गया हो उसी चीज का मापन करे। जैसे कि बुद्धि मापने का हमने परीक्षण बनाया और वो व्यक्तित्व का मापन करने लग जाए तो उसे हम वैध परीक्षण नहीं मानेंगे। या हम उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कर रहे हैं और वो जो है मापन कर रहा है आपकी अभिरुचियों का, तो अगर जो परीक्षण जिस चीज के लिए बनाया गया है उसी चीज का मापन वो करे तो उसे हम वैध परीक्षण कह सकते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए कि हम जो है जो ठोस चीजें होती हैं उसे उसके द्वारा नापते हैं। जैसे चीनी है हम किलो में नापेंगे, आटा है किलो में नापेंगे, और लिक्विड चीजें हैं, तरल चीजें हैं जैसे कि तेल है, पानी है, दूध है, इसे हम लीटर में नापते हैं। और लीटर का जो मपना होता है उसके द्वारा चीनी भी नापी जा सकती है, लेकिन चीनी नापने का जो सही तरीका है, जो वैध तरीका है, वो किलो है। लीटर का जो मपना है वो नहीं है। इसी प्रकार कोई भी टेस्ट जिस चीज को नापने के लिए बनाया गया है अगर वही चीज नापता है तभी हम उस टेस्ट को या उस परीक्षण को वैध कह सकते हैं। और जो टेस्ट वैध होता है वो विश्वसनीय भी होता है। अगर टेस्ट विश्वसनीय वैध है तो विश्वसनीय आवश्यक रूप से होगा। गिसेली कहते हैं कि वैधता की संभव परिभाषा यह है कि एक परीक्षण
किस सीमा तक प्रस्तावित उद्देश्यों का मापन करता है। मतलब जिन उद्देश्यों के लिए वह बनाया गया है उनको वो किस सीमा तक उन उद्देश्यों का मापन करता है। क्रोनबेक कहते हैं कि किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। मतलब एक व्यक्तित्व परीक्षण है तो वो व्यक्तित्व का मापन किस हद तक कर रहा है, या उपलब्धि परीक्षण है तो उपलब्धि का मापन किस हद तक कर रहा है, किस सीमा तक कर रहा है। इन सारी चीजों के आधार पर हम किसी टेस्ट को वैध है या नहीं है हम मानते हैं। इसके अलावा अगली जो तकनीकी विशेषता है वो है मानकीकरण। एक उत्तम परीक्षण का मानकीकृत होना बहुत जरूरी है। मानकीकृत होने से मतलब ये होता है कि उस परीक्षण के अंदर जो प्रश्न दिए गए हैं, जो निर्देश दिए गए हैं, या परीक्षा लेने की जो विधि दी है, या प्रशासन है, या समय है, या अंकन की जो प्रक्रिया है वो पहले से निश्चित होनी चाहिए। और मूल्यांकन का जो तरीका होना चाहिए वो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि एक ही परीक्षण को कोई व्यक्ति हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से लागू कर रहा है। उसके जितने भी मानकीकृत परीक्षण होते हैं या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं उनका सब कुछ पहले से एक निश्चित होता है। उनका किस तरीके से प्रशासन करना है, परीक्षा कौन लेगा, परीक्षा लेने वाले की क्या योग्यता होनी चाहिए, परीक्षा से पहले क्या क्या निर्देश आपको देने हैं, प्रश्न पहले से निश्चित होते हैं। इसके अलावा परीक्षण का समय क्या होगा, जब परीक्षण पूरा हो जाएगा तो हम उसका अंकन कैसे करेंगे, मतलब अंक कैसे निकालेंगे। इसके अलावा हम उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे। और ये सारे तरीके अपने आप में वस्तुनिष्ठ होते हैं। अगर ऐसा है तभी हम किसी भी टेस्ट को मानकीकृत या मानकीकरण वाला परीक्षण कह सकते हैं। सीबी गुड कहते हैं कि मानकीकरण से हमारा आशय ऐसे परीक्षण से है जिनके अनुभवों के आधार पर विषय वस्तु का चयन किया गया हो, जिनके मानक निर्धारित हों, जिनके प्रशासन व फलांकन के समरूप विधियों का प्रयोग हुआ हो, जिनके फलांकन में सापेक्षतया वस्तुनिष्ठ विधि का प्रयोग किया गया हो। मतलब उनका स्पष्ट है कि इसके अंदर जो विषय वस्तु का जो चयन किया गया है वह अनुभव के आधार पर होना चाहिए, इसमें मानक पहले से निर्धारित होने चाहिए, और प्रशासन की और फलांकन की जो विधियां होनी चाहिए वो समरूप होनी चाहिए, अलग अलग विधियों का उपयोग ना किया जाए, और जो विधियां हैं वो वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। अगर ऐसा सब कुछ है तो हम कह सकते हैं कि ये टेस्ट मानकीकृत है। इसके अलावा अगली जो विशेषता है वो वस्तुनिष्ठता है। अगर कोई टेस्ट वस्तुनिष्ठ है तो वो विश्वसनीय भी होगा और वैध भी होगा। इसलिए वस्तुनिष्ठता की जो विशेषता है वो सबसे ज्यादा अहम है। एक उत्तम परीक्षण का वस्तुनिष्ठ होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसका प्रभाव परीक्षण की विश्वसनीयता और वैधता पर पड़ता है। अगर वस्तुनिष्ठता का गुण नहीं है तो उसकी विश्वसनीयता पर और उसकी वैधता पर दोनों पर सवाल उठ सकते हैं। इसलिए किसी भी परीक्षण का वस्तुनिष्ठ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसका मतलब ये होता है कि प्रश्नों के जब उत्तर देते समय व्यक्तियों में कोई मतभेद ना हो, और परीक्षण के जो प्रश्नों का चयन इस प्रकार से किया जाए कि एक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर संभव हो। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के, हमने देखा होगा कि समझ लीजिए प्रश्न पूछा जाए कि ताजमहल कहाँ स्थित है, तो इसका सिर्फ एक ही उत्तर हो सकता है कि आगरा में। इसका कोई और दूसरा उत्तर नहीं हो सकता। ठीक, लेकिन इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जिसके अलग अलग उत्तर हो सकते हैं, क्या आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है, या अपना प्रसिद्ध अपने हिसाब से सबसे अच्छा राजनीतिक कौन है ये बताइए, तो इनके उत्तर हर प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग हो सकते हैं। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो वस्तुनिष्ठ नहीं होते, या निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर जो है बहुत से शब्दों में देने पड़ते हैं, उनके अंदर वस्तुनिष्ठता का गुण नहीं पाया जाता। और ऐसी स्थिति में जब उनका मूल्यांकन किया जाता, फलांकन किया जाता है, तो उसके अंदर आत्मनिष्ठता आ जाती है।
क्योंकि जब निबंधात्मक क्वेश्चन होगा उसका जवाब होगा तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से उसे देखेगा और किसी व्यक्ति के हिसाब से उसका आंसर सही हो सकता है तो वो ज़्यादा अच्छे नंबर देगा, दूसरा कहेगा कि नहीं इसके अंदर तो ये चीज़ें और ऐड की जा सकती थी, तो वो अपने हिसाब से नंबर कम रखेगा। जबकि जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर ऐसी कोई समस्या नहीं होती उसका, क्योंकि एक ही आंसर होता है। कोई भी चेक करे, अगर प्रश्न का उत्तर सही है तो नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। इसलिए वस्तुनिष्ठता का जो गुण है वो प्रत्येक परीक्षण के अंदर होना चाहिए, और अगर उसके अंदर ये गुण है तभी उसे जो है शुद्ध निष्पक्ष उसके द्वारा मूल्यांकन किया जा पाएगा और छात्र की जो है सही स्थिति का पता हमें चल जाएगा। अगला जो महत्वपूर्ण जो गुण है, ये विशेषता है, वो है विभेदकारिता। विभेदकारिता का मतलब होता है कि विभेद करने की शक्ति। मतलब आप समझ लीजिए कि हमने एक व्यक्तित्व परीक्षण बनाया और व्यक्तित्व परीक्षण ये बता ही नहीं पा रहा कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार के व्यक्तित्व वाला है, क्या वो उभयमुखी है या अंतर्मुखी है या बाह्यमुखी है, या वो जो है एथलेटिक टाइप का है या पिकनिक टाइप का है या एस्थेनिक टाइप का है, किस प्रकार का उसका व्यक्तित्व है, ये अगर ना बता पाए तो हम ऐसे परीक्षण को उत्तम परीक्षण नहीं कह सकते जो लोगों के बीच में अंतर ना कर सके। जैसे बोर्ड की परीक्षा हुई और उसके अंदर सारे के सारे बच्चे जो है बहुत अच्छे अंकों से पास हो जाएं, तो हम कह सकते हैं कि वो परीक्षण जो है अपने आप में अच्छा नहीं है, विभेदकारिता नहीं कर पा रहा, वो बच्चों को अलग अलग छात्रों के रूप में विभाजित नहीं कर पा रहे कि कौन बच्चा कमजोर है, कौन बच्चा समान स्तर का है, कौन अच्छा बच्चा जो है ज्यादा तीर बुद्धि वाला। अगर ऐसा नहीं है तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर विभेदकारिता का गुण नहीं है। समझ लीजिए कि बुद्धि परीक्षण बनाया और बुद्धि परीक्षण में जो मंद बुद्धि वाला है वो भी जो है 110 के लगभग अंक प्राप्त कर रहा है, ये 100 के लगभग अंक प्राप्त कर रहा है, और जो तीर बुद्धि वाला है वो भी इतना ही प्राप्त कर रहा है। तो ऐसे परीक्षण को हम जो है एक उत्तम परीक्षण नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक तीर बुद्धि वाले में और सामान्य बुद्धि वाले में या निम्न बुद्धि वाले बालक के अंदर विभेद नहीं कर पा रहा है, उनके अंदर अंतर नहीं कर पा रहा है। तो विभेदकारिता का मतलब यही होता है कि उसके अंदर विभेद करने की क्षमता होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, वो आसानी से अलग अलग वर्गों के अंदर बांट सके, विभेद कर सके। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर ये जांचने के लिए कि कोई परीक्षण जो है विभेदकारिता का गुण उसके अंदर है या नहीं है, उसके यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है कि हम जो प्रश्न परीक्षण के अंदर सम्मिलित करते हैं तो हम प्रश्नों को चेक करते हैं कि क्या इसके अंदर विभेदकारिता का गुण है या नहीं है, क्योंकि परीक्षण के अंदर अलग अलग प्रकार के बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार की जो कठिनता स्तर के प्रश्न को सम्मिलित किया जाता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो लो एबिलिटी वाले बालकों के लिए होते हैं कि जिन्हें हर कोई बच्चा सॉल्व कर सके। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें जो है सिर्फ 50% बालक ही कर सकें, और कुछ प्रश्न ऐसे जोड़े जाते हैं जो सिर्फ ऊपर के टॉप के 10 या 20% बच्चे ही कर सकें। मतलब उनका कठिनता स्तर जो है बहुत ज्यादा होता है। जब उन प्रश्नों को बच्चा सॉल्व कर पाता है तभी हम उसे कहते हैं कि हाँ उसके अंदर हाई एबिलिटी है, उच्च योग्यता है। इस तरीके से जो है प्रश्नों का कठिनाई स्तर के आधार पर हम जो है उन्हें अलग अलग स्तर के हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं और फिर उन्हें एक परीक्षण के अंदर सम्मिलित किया जाता है। उसका यहाँ पे एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है मूल्य की गणना करने के लिए कि dp बराबर p1 माइनस p2 अपॉन अंडर रूट p1 q1 अपॉन n1 प्लस p2 q2 अपॉन n2। इसके अंदर दिया हुआ है कि dp का मतलब विभेदकारी क्षमता है, p का मतलब एकांश को सही हल करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या है प्रतिशत में, और q का मतलब एकांश को गलत हल करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या प्रतिशत में, n1 ऊपर का 1/3 समूह और n2 नीचे का 1/3 समूह। इस तरीके से इस सूत्र के द्वारा हम किसी भी परीक्षण की विभेदकारिता का गुण पता करते हैं। इसके बाद अगला और आखिरी आपका जो विशेषता है वो मानक।
मतलब जिस तरीके से किसी परीक्षण का मानकीकृत होना बहुत जरूरी है, उसी तरीके से उसके अंदर मानक होने भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मानक होंगे तभी वो मानकीकृत हो पाएगा। बिना मानक के किसी भी टेस्ट का मानकीकृत होना संभव नहीं है। मानकीकृत मानक होने से मतलब ये है कि हम जो है, जब परीक्षण को हमने लागू किया और बच्चे के जो अंक प्राप्त किए हैं उनकी हम सही ढंग से व्याख्या कर सकें। जैसे कि बुद्धि परीक्षण होता है, बुद्धि परीक्षण में जब हम देखते हैं कि किसी बच्चे के 90 अंक प्राप्त हुए, तो एक तालिका दी हुई होती है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि बच्चा जो है कुछ मानक पहले से निर्धारित है कि 90 से लेकर 110 तक जो बुद्धि लब्धि लाएगा वो जो है सामान्य बुद्धि में आएगा। जो 90 से कम है, 80 से 90 के बीच में है, तो उसे हम कह सकते हैं कि ये निम्न बुद्धि लब्धि वाला है। उससे कम है तो फिर हम कहेंगे कि जो है डल बालक है। और अगर 120 है तो हम कहेंगे कि प्रतिभाशाली बालक है। इस तरीके से हम जो है बुद्धि लब्धि के अनुसार बच्चे को बांट लेते हैं। उसके पहले से हमने कुछ मानक बना रखे हैं। यहाँ पर उदाहरण भी दिया हुआ है कि रसायन में अगर किसी बालक के 70 अंक हैं, तो ये अंक अच्छे हैं या बुरे हैं, और अच्छे हैं तो कितने अच्छे हैं और बुरे हैं तो कितने बुरे हैं, इसे बताने के लिए एक मानक होना चाहिए। और अगर किसी परीक्षण में ऐसे मानक हैं तो हम उसे कह सकते हैं कि ये अपने आप में उत्तम परीक्षण है। अगर मानक नहीं दिए हुए तो हम कहेंगे कि ये जो परीक्षण है अपने आप में उत्तम नहीं है। ग्रीन व अन्य ने इसके बारे में कहा कि परीक्षण निष्कर्षों का विवेचन करने के लिए मानक निश्चित रूप से मानकीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है। मानक के अभाव में परीक्षण प्राप्तांकों की विवेचित नहीं किया जा सकता। मतलब ग्रीन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर किसी परीक्षण के अंदर मानक नहीं है तो हम उससे जो प्राप्तांक हैं उनकी विवेचना नहीं कर सकते। और किसी भी मानकीकरण परीक्षण के लिए आवश्यक है कि उसके अंदर मानक हो, क्योंकि ये उसका एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इस प्रकार आपका जो है ये टॉपिक आपका जो टॉपिक है उत्तम परीक्षण की विशेषताएं, ये समाप्त होता है। और हमारा इससे आगे जो है हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, उसके अंदर हम आपको विश्वसनीयता के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे, फिर वैधता के बारे में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।